अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं माहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरोना का, जो कि मजीद 6 जानें ले गया। 24 घंटों में 467 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8588 हो गई है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 6 अमवात। मुल्क भर में कोरोना से जाँ भाग अफराद की तादाद 6523 हो गई। मजीद जानेंगे सजाद काज़मी से। जी सजाद। आज भी कोरोना के बारे में देख रहे हैं तो पिछले मुसलसल जो है अब समझ नहीं आने लगी है और कुछ घंटों में 400 जो है नए मरीज जो है वो रिकॉर्ड किए गए मुल्क भर में। देखा जाए तो 24 घंटों में अमवात के वाले से कुछ 6 अमवात जो है मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर में हुई है और देखते हैं मजमूई तौर पर अब जो अमवात अब तक हो चुके हैं उसके बाद 523 है। अब एहतियात होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है और 3,16 मरीज अब तक जो है एहतियात हो चुके हैं। 1 लाख मरीजों के हाल में देखा जाए तो एक्टिव केसेस की तादाद जो है 8,588 तक जा पहुंची है। अब पिछले 24 घंटों में जो टेस्टों के वाले से 28,280 किसी टेस्ट मुल्क भर में किए गए, जबकि अब तक 34,02,607 मजमूई तौर पर मुल्क भर में किए जा चुके हैं। अब मुतासरा अफराद की जो तादाद मजमूई जो है वो बढ़कर 3,15,727 तक जा पहुंची है। अमवात जो पिछले 24 घंटे में हुई है उनमें 2 अमवात हुए। पंजाब में इस्लामाबाद में 1 तक जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुका है। अगर देखा जाए केसेज के हवाले से सबसे ज्यादा जो केसेज है वो सिंध के सामने है। इस तरह अगर देखा जाए खबर पख्तूनख्वा से 105 केसेज हैं, बलूचिस्तान से 15,820 केसेज है, इस्लामाबाद से 16,845 हैं, गिलगित बल्तिस्तान से 3,857 केसेज रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसी तरह आजाद कश्मीर के लिए देखा जाए तो 2,853 केसेज की तस्दीक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सजाद, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर के थाना शाहदरा में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी समेत 35 नून लीगी कारकुनान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा खुर्शीद शाह और खुर्शीद पार्क के रिहायशी बदर रशीद की जानिब से दर्ज कराया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी की दरख्वास्त पर थाना शाहदरा में दर्ज किया गया। मुकदमे में जफरुल हक, खुर्रम दस्तगीर, इकबाल जफर जगड़ा, सलाहुद्दीन तिरमिजी, एहसन इकबाल, शेख आफ्ताब, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक को भी नामजद किया गया है। बेगम नजमा वहीद, बेगम जकिया शाहनवाज, तारिक रजाक चौधरी, शीजा फातिमा, जावेद अब्बासी, मेहताब अब्बासी, जावेद लतीफ, मरियम औरंगजेब और दीगर को भी FIR में नामजद किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि नवाज शरीफ नैब कवानीन के तहत सजा याफ्ता मुजरिम है। इश्तिआल अंगेज तकारीर के जरिए इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाया गया। पाकिस्तान के कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को ऐसी तकारीर और इकदामात की इजाजत नहीं देते, लिहाजा नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बिला उन्वान PPC और PECEA में दी गई दफात के तहत कार्रवाई की जाए। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे पर वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। ट्विटर पर अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि बगावत के मुकदमे बनाना हमारे नहीं, नवाज शरीफ दौर की बातें हैं। PTI सियासी जमात है, सियासत की शतरंज पर हमारी चाल बाकी है। नून लीग प्यादे बचाए, शाह और वजीर का खेल अभी दूर है। अभी तो खेल शुरू हुआ है, जल्दी क्या है। वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ और दीगर लोगों पर FIR का इल्म नहीं था। इल्म होने पर वज़ीर आज़म ने FIR पर नापसंदीदगी का इजहार किया। बगावत के मुकदमात पर अपोजिशन रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगर करप्शन, बेरोजगारी और चीनी चोरों पर तनकीद बगावत है तो करते रहेंगे। अज़मा बुखारी ने बगावत को आखिरी कार्ड करार दिया है तो अता तारड़ ने शहबाज गिल के घर का घेराव करने की धमकी दे दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती इक़दामात पर खूब गर्जे बरसे, बोले अगर करप्शन, बेरोजगारी और चीनी चोरी पर तनकीद बगावत है तो करते रहेंगे। आज अगर हक की बात करनी है, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात करें। महंगाई की बात किसी वजीर ने की है? चीनी की बात की है? आटे की बात की है? बेरोजगारी की बात की है? मुल्क की बदतरीन करप्शन की बात की है? उज़मा बुखारी ने कहा गद्दारी और बगावत का इल्जाम आखिरी कार्ड होता है। वो हुकूमत ने खेल लिया है, अब हमारी बारी है। गद्दारी और बगावत ये हमेशा किसी आमिर की, और इस वक्त भी एक आमिर ही हुकूमत में है, वजीर आजम नहीं है।
اور یہ کسی حکومت کا آخری کارڈ ہوتا ہے جو انہوں نے کھیل دیا ہے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے شہباز گل کے گھر کے گھیراؤ کی دھمکی دے دی، بولے شہباز گل سرکاری عہدہ رکھتے ہیں اور امریکی ادارے سے ڈالر بھی وصول کرتے ہیں۔ یہ جو بھارتی ایجنٹ کے تم نے نعرے لگائے ہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، اور اگر ثبوت نہ دیے تمہارے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ ہم نے ورکرز کو ابھی بڑا روک کے رکھا ہے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے کہا ہے نواز شریف لندن میں کسی بھارتی سے نہیں ملے، حکومتی لوگ سیاست چھوڑ کر ذاتیات پر آ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی سرٹیفکیٹ آف پیٹریٹزم نہیں بانٹے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانا غدار ہے فلانا پیٹریٹک ہے۔ میں اتنے ہی پیٹریٹک ہوں، میاں نواز شریف اتنے ہی محب وطن ہیں، مریم نواز صاحبہ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کا کہنا تھا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھرپور جدوجہد ہوگی، جب تک حکومت نہیں گر جاتی نواز شریف مریم نواز کی ترجمانی کے فرائض سر انجام دوں گا۔ ملک میں سیاسی محاذ پھر گرم ہو گیا، اپوزیشن کی تنقید کا جواب دینے حکومتی اراکین بھی میدان میں آ گئے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام کی حمایت سے محروم ہے۔ ادھر مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز صاحب اس عمر میں وہ حرکتیں نہ کر رہے ہیں جسے کمر میں درد ہوتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگزیب اور مریم صفدر کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن عوام کی حمایت سے محروم ہے۔ لاہور میں جلسے کرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ کہ میمو گیٹ کس نے کیا تھا، کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کر، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی عمران خان کا۔ دنیا میری بات سن لے۔ ان کا کہنا تھا یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر کہتا ہوں شین لیگ بند کر رہے گی۔ نواز شریف بتائیں میمو گیٹ کس نے کیا تھا، کون کالا کوٹ پہن کر عدالت کیا تھا۔ وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا کہنا ہے بعض عناصر کی جانب سے اداروں پر دشنام ترازی کا کوئی جواز نہیں، اداروں پر الزام لگانے والوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض حسن چوہان کہتے ہیں مفروروں کا ٹولہ لندن میں بیٹھ کر تحریک چلانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اپوزیشن جو مرضی کر لے سازشیں ناکام ہوں گی۔ حسین نواز باہر، حسن نواز باہر، علی عمران باہر، سلمان شہباز باہر، علی ڈار باہر، شاہ ڈار باہر، اور سلطان مفرور الدین ارطغرل بھی باہر، اور وہاں سے کہے کہ جناب آپ تحریک چلائیں۔ نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا، نہیں یہ والا نظام نہیں ہوگا۔ ادھر معاون خصوصی شہباز گل نے ٹویٹر پر مناظرے کا چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ سن رکھا تھا کہ کرپشن کے پیسے سے پرورش بری ہوتی ہے، کل جب اس انسان نے میری مری ہوئی ماں کو گالی دی تو اس پر یقین ہو گیا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کا اپنے ٹویٹ میں کہنا ہے کہ شہباز صاحب آپ کرپشن کیس میں ریمانڈ پر ہیں، شہباز صاحب آپ چھٹی پر نہیں، سوالات کا جواب دیں۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ اس عمر میں وہ حرکتیں نہ کریں جس سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل شکایت آپ کو بڑے بھائی سے ہے جنہوں نے شین لیگ بننے سے پہلے ختم کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں رانا ثناءاللہ اور دیگر کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ محمد صفدر کی طبیعت ناساز ہے، عدالت حاضری سے استثناء کا حکم دے، درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں انسداد دہشت گردی عدالت نے رانا ثناءاللہ اور دیگر کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ استدعا کی گئی ہے کہ محمد صفدر کی طبیعت ناساز ہے، عدالت حاضری سے استثناء کا حکم دے۔ رانا ثناءاللہ اور دیگر افراد کے خلاف تھانہ چوہنگ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بھارتی اگر یہاں سرگرمیاں کر رہے ہیں تو حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا۔ گجرانوالہ جلسے سے پی ٹی ایم کی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔ شیخ رشید نے مریم نواز کو مخاطب کیا تو اپنی اوقات میں رہیں، شیخ رشید اپنی حد پار نہ کریں ورنہ انہیں یہ معاملہ مہنگا پڑے گا۔ 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ۔ اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے، وہ ایک پاپولر لیڈرشپ ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ تم اپنی اوقات میں رہو اور یہیں پہ رہو، اس حد کو کراس نہ کرنا، اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔
18 अक्टूबर को अब जलसा कोयटा के बजाय कराची में होगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद ने जलसे की तारीख तब्दील कर दी। अपोजिशन जमातों के जलसों पर बाहमी इख्तलाफात खत्म। पीडीएम सबसे पहले पंजाब के शहर गुजरांवाला में ताकत का मुजाहरा करेगी। एहसन इकबाल कहते हैं अवाम मौजूदा हुकूमत से तंग आ चुके हैं। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत मुखालिफ जुलूसों की तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने हुकूमत मुखालिफ जुलूसों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए बताया कि अपोजिशन जमातें पहला जलसा 16 अक्टूबर को पंजाब के शहर गुजरांवाला में करेंगी। इंशाअल्लाह ताला इस धांधली के, इस जाली सेटअप के अंदर खड़े रहने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान भर के अवाम अपना फैसला सुना देंगे कि वो इस मुल्क में आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो इस मुल्क में आजाद अदलिया चाहते हैं और इस मुल्क के गरीबों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। इजलास के बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रही है और अपनी ताकत से तनकीद करने वालों पर बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत आज कायम है, ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकी, इसने मईशत को तबाह कर दिया और हमारा तहैया है कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देंगे। मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं, जो इमानत पाकिस्तान के अवाम हमें देते हैं, उसमें खयानत ना हो और मुल्क आइन के मुताबिक चले। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तंजीमी ढांचे और 18 अक्टूबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, जिसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने क्वेटा में होने वाले जलसे को कराची मुंतकिल कर दिया है, जिसकी मेजबानी पीपल्स पार्टी करेगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने बगावत के मुकदमात की मजम्मत करते हुए इन्हें खत्म करने का मुतालबा किया। बुनियादी तौर पर जो पहला नुक्ता था वो ये था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है वो सब के लिए जो था काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमजोर हो जाएंगे। इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमजोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मजीद इजाफा हो जाएगा। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कारकुनान से अपील की है कि वो बढ़ चढ़ कर जुलूसों में शरीक हों और मौजूदा हुकूमत से मुल्क की जान छुड़ाएं। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं विफाकी दारुल हुकूमत में भी तजावुजात की भरमार हो गई। सरकारी क्वार्टर्स के बाहर कई फीट जगह पर कब्जा जमा लिया गया। किसी ने बागीचा तो किसी ने पार्किंग बना ली, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत के जी सेक्टर में मैं मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में अब एक और मसला जो है वो दरपेश है, जो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनको फ़्लाइट जो है वो यहाँ पर रहने के लिए मुहैया किए जाते हैं, लेकिन ये सहूलत उन्हें मुहैया होती है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये देखने में आया है कि फ़्लैट्स के आगे जो जगह होती है वहाँ पर अब ये जो रिहायशी होते हैं यहाँ पर वो उस पर काबिज़ हो गए हैं। मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं यहाँ पर जो है किसी ने बागीचा बना लिया है, किसी ने उसे अपनी पार्किंग बना लिया है। तो इस वक्त भी हम जी सेक्टर में मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन इमरान हैदर को कहूँगा कि आपको ये मनाजिर दिखाए कि जी सेक्टर में हम इस वक्त जो है वो G62 के एरिया में हम खड़े हैं। यहाँ पर ये जो रिहायशी प्लाट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर मुलाजमीन को दिए गए हैं, लेकिन उनके आगे हम देख रहे हैं कि जो जगह पड़ी हैं, जो जगह फ्री थी, जो जगह इस्तेमाल की नहीं थी, उनको अब ये इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर जो मुतलका इदारे हैं वो कुछ नहीं पूछ रहे हैं। जो मुतलका इदारों जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूछे, लेकिन यहाँ पर ये तजावज़ात एक किस्म के जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात होती हैं और फुटपाथ जो चलने के लिए होता है वहाँ पर भी अब जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने अपनी पार्किंग बना रही है, कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, इसी तरह जो आगे जगह है उसको जो है वो बगीचा बना लिया है। बल्कि हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोगों ने अपने घरों के सामने जो है वो जो है कपड़ों के लिए वहाँ पर उनको कपड़े जो नहीं वो धोते हैं तो उनको बाहर वहाँ पर उन्होंने एक किस्म की तारें लगाई हुई हैं। तो ये बहुत सारे तजावज़ात हैं जो बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन जो मुतलका इदारे हैं, ज़िली इंतज़ामिया जिनका ये काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा और ये एक मसला जो है वफाकी दारुल हुकूमत में बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ सेक्टर में हम G6 की बात यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसी तरह मुख्तलिफ जो सेक्टर हैं, G9 है, G7 है, जहाँ जहाँ पर भी ये रिहायशी फ्लैट्स दिए गए हैं वहाँ पर ये मसला जो है अब दरपेश है और लोगों ने जो है वो तजावज़ात बढ़ा दिए हैं। आगे जो जगह होती है उस पर वो काबिज़ हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। शहरियों को, जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, बासी हैं, उनका ये कहना है कि फ्लैट्स तो उनको मिले, उनका हक है, लेकिन आगे जो वो तजावज़ात
बढ़ा रहे हैं, उसका जो है वो मसला दरपेश है। हुकूमत को, इंतजामिया को और मुतलका इदारों को चाहिए कि इस मसले की तरफ भी तवज्जो दें। जी सही, बहुत शुक्रिया अलमतार बलोच। पंजाब के दिल लाहौर में सबसे बड़े मंसूबे ऑरेंज लाइन ट्रेन पर तरक्याती काम जारी है, तो वहीं ऑरेंज लाइन ट्रैक के साथ ग्रीन बेल्ट्स पर सफाई के इंतजामात न होने के बराबर हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के कल्ब में चलने वाला लाहौर का सबसे बड़ा मंसूबा ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते जो है इस मंसूबे को जो है आम शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंसूबे का तकरीबन जो है वो 95% से ज़ायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। टेस्ट ट्रांसमिशन जो है वो इस मंसूबे की चलाई जा रही है। लाहौर गुजरपुरा से लेके जो है ये ठोकर नियाज बेग तक जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है शहरियों को सफरी सहूलियात अब मुहैया करेंगी। जहां पर इसके तमाम तरह से एहतियाती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं, तो वहां पे जो है अब मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन के पिलर के साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट है उसकी सफाई और सुथराई का जो है इंतज़ाम अभी तक बहाल ना हो सका। यहाँ पर जो है मेरा कैमरामैन मोहम्मद जामिन दिखा सके तो यहाँ पर गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। और ये जो है वो मेट्रो बस का ग्रीन बेल्ट जो है वो मंसूबा है, जिस पर जो है वो गुज़िश्ता माह से जो है पौधे लगाए गए थे। यहाँ पर जो है फुटपाथ जो है मुकम्मल तौर पर जो हमें गैर फाल नज़र आ रहा है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए, मट्टी जो है यहाँ पर जो है वो जमी हुई है, जिसकी वजह से जो है शहरी भी परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है गर्दो गुबार की वजह से उनको मुख्तलिफ बीमारियाँ भी जो है जिसमें जो है सांस जैसी मूजी बीमारी भी शामिल है, उनको लाहक होती जा रही है। शहरियों ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि इस मंसूबे का जो है वो शहरियों को सफरी सहूलियात जहाँ पर दी जा रही है, तो इसके साथ साथ इसकी खूबसूरती को भी चार चांद लगाने के लिए फुटपाथ पर काम होना चाहिए। इसके साथ साथ सफाई के इंतजामात को जो है वो यकीनी बनाया जाना चाहिए, ताकि शहरी जो है वो उनकी मुश्किलात तो कम हो सके, वो बीमारियों। फरहान एजाज आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में भिखारियों की भरमार ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जगह जगह पेशावर गदागर टोलियों की शक्ल में शहरियों से सदका खैरात के नाम पर पैसे बटोरते दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पेशावर के हवाले से तो पेशावर में सबसे जो बड़ा मसला है वो पेशावराना गदोगरों का है। इस वक्त मैं अशनगरी चौक में मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जो कि गदागरों का गढ़ माना जाता है। यहीं से ही पेशावर के जो गदागर हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर रुख करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स भी जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे ही गाड़ी या मोटरसाइकिल सवार जो है वो इन दुकानों के बाहर रुकते हैं तो पेशावराना गदागर जो हैं वो शहरियों को अपनी जानिब से जो है वो घेर लेते हैं। दूसरी जानिब जब ज़िला इंतज़ामिया ने भी पहले हम देखते थे कि मुतअद्दिद बार इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई भी की गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर सेहत याब हैं और पेशावराना गदागरी के जो अपनी माजूरी दिखाकर लोगों से भीख मांगते हैं, तो इनके अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही इनकी तादाद में इजाफा हुआ है तो वहीं पर जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। तो कह सकते हैं कि जो शहरी हैं वो इन अफराद से जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह जो दुकानदार हजरात हैं, क्योंकि दुकानों के बाहर जो है उन्होंने डेरा डाला होता है, तो जिसकी वजह से जो दुकानदार हजरात हैं उनको भी काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो कारोबारी ज़िंदगी है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो जाती है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और अवामी रहनुमा इक्तदार के झूले के लिए बाहम दस्तों गिरबां हैं। चीन ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली, आटा सेंचुरी बनाने के करीब पहुंच चुका है। अपोजिशन और हुक्मरान आपस में करप्शन खेलने में मशगूल हो गए। हुक्मरानों ने तब्दीली के ख्वाब में महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। आटा, चीनी, आलू, प्याज की मुसलसल बढ़ती कीमतों ने अवाम को ख्याली पुलाव पकाने पर मजबूर कर दिया है। मुल्क में अभी कोरोना वबा का खौफ बाकी था, महंगाई ने वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। अशिया जरूरिया की कीमतों ने अवाम को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। बिजली, गैस की हर महीने बढ़ती कीमतें तबाह होते कारोबार के लिए झटका साबित हो रही हैं। तनख्वाहदार तबका महंगाई की चक्की में इस तरह पिस चुका है कि
कि काटो तो खून नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बाजार में आटा और दाल किस भाव बिक रहा है, तब्दीली सरकार को फिक्र नहीं। महंगाई खत्म करने का नारा लगाकर इक़्तिदार हासिल करने वाली तहरीक इंसाफ अवाम का खून चूसने लगी। महंगाई का जिम्मेदार साबिक हुक्मरानों को ठहरा कर कप्तान और उसके खिलाड़ियों ने रेत में सर दबा रखे हैं। अपोजिशन जमातें भी अवाम के लिए महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय हुकूमत गिराओ मुहिम पर चल निकली हैं। कोरोना के हाथों तबाही के दहाने पर बैठी अवाम के लिए मुंहजोर महंगाई आखिरी धक्का साबित हो रही है और बेरोजगारी और महंगाई के हाथों मजबूर शहरी खुदकुशी करने लगे हैं। कसूर में आटे के महदूद सेल पॉइंट्स पर कोटा पूरा न होने की वजह से मार्केट में आटे की कीमत में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर में हुआ आटा नायाब, कैसे होगा गुजारा। बेरोजगार, महंगाई की मारी अवाम के लिए एक और बहरान, आटे का बहरान शहर शहर सर उठाने लगा। कसूर में आटे के महदूद स्टॉक ने लोगों को चकरा के रख दिया। शहरियों का कहना है कि दालें और सब्जियां तो पहले ही कुव्वत खरीद से बाहर थीं, अब रोटी भी पहुंच से दूर होने लगी। महंगाई की मजमूई शरह ने 10% को अबूर किया तो आटे का बहरान भी जोर पकड़ गया। आटे की फी किलो कीमत 45 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गई। आम मजदूर आदमी मेहनत मजदूरी करे या सारा दिन आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगा रहे। मिल में गया हूँ 2 दफा, उन्होंने बाहर निकाला, आटा खत्म हो चुका है। इधर आया, इधर भी काफी सारी लाइन थी, आटा नहीं मुझे मिला। मैं सुबह का इधर फिर रहा हूँ, आधी दिहाड़ी में काम करता हूँ, आधी दिहाड़ी में आटा ढूंढता हूँ। इसके अलावा क्या करूँ, काम करूं या आटा ढूंढूं? 6 मेरे बच्चे हैं। तब्दीली सरकार इक्तदार में आई मगर निजाम में तब्दीली न ला सकी। माफिया ब्लैक में आटा महंगे दामों सेल कर रहे हैं मगर हुकूमत की तरफ से लगाए गए आटे के स्टॉलों पर आटा मौजूद नहीं। 130 थैले डेली के मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर होता है तकरीबन 200 से 250-300 बंदा होता है आटा लेने वाला। हमारे पास जो 130 थैले आते हैं उसको हम हर आदमी को, जिसको 10 किलो की ज़रूरत है उसको 10 किलो देते हैं, जिसको 20 किलो की ज़रूरत है उसको 20 किलो देते हैं। अब 130 थैलों में हम 250 आदमी को या 300 आदमी को आटा कैसे दे दें? कसूर में आटे के सेल पॉइंट पर आटे का कोटा पूरा नहीं, अलबत्ता आटा मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की तरफ से सेल पॉइंट पर आटे की कीमत 10 किलो का थैला 430 रुपए और 20 किलो का थैला 860 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में आटा ब्लैक करते हुए कीमत 2200 रुपए फी मन से फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि जिली इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महदूद आटे के स्टॉलों पर मुख्तस किए गए कोटे को बढ़ाए ताकि गरीब आदमी आसानी से आटा खरीद सके। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच टीवी न्यूज, कसूर। और कराची पुलिस दहशतगर्दों के निशाने पर रवा साल फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 13 अहलकार और अफसरान शहीद हुए। जिला गरबी में सबसे ज्यादा पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया गया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता बताइएगा। देखिए जी बिल्कुल, कराची में पुलिस एहलकार और अफसरान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। रवा साल फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 13 एहलकार और अफसरान जो है वो शहीद हुए हैं। मुख्तलिफ अजला में होने वाले वाकयात के एदाद शुमार भी सच टीवी ने हासिल कर लिए। जिला गरबी में सबसे ज्यादा पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया है। फायरिंग के वाकयात में जिला गरबी में 4 एहलकार शहीद हुए हैं। एहलकार अब्दुल रहमान, महबूब अली, काजी गुलाम हुसैन और इरफान खान शामिल हैं। जबकि फायरिंग के 3 वाकयात जिला वस्ती में रिपोर्ट हुए, जिसमें फायरिंग के वाकयात में जो शहीद होने वाले हैं उनमें जो है अली रजा, इरफान, जाफर हुसैन शामिल हैं। जबकि कोरंगी में फायरिंग के 2 वाकयात में असगर अली और आरिफ खान शहीद हुए। सिटी जुनूबी और मलीर में फायरिंग के वाकयात में 3 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिसमें शाहिद गुलाम अहमद, यार मोहम्मद को दहशतगर्दों ने ताक लगाकर शहीद किया। शहीद ASI गुलाम मोहम्मद के कातिल CTD से मुकाबले में मारे गए। जबकि जिला शर्की में फायरिंग के एक और वाक़े में पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ। पुलिस कांस्टेबल नुमान अली 3 जुलाई को जिला शर्की में शहीद हुआ था। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन अपडेट करने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि शहर कायद के इलाके गुलशन इकबाल ने शहरी ने गलत पार्किंग से रोकने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है।
गाड़ी नो पार्किंग से हटाने का कहने पर शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बुलेट प्रूफ जैकेट खींचकर उसे नीचे गिरा दिया और एहलकार पर मुक्के बरसाता रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना है कि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी। गाड़ी हटाने का कहा तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक बासर शहरी ने कहा कि मेरा बाप सिंध सेक्रेटेरिएट में आला अफसर है। गुलशन इकबाल पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले शहरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए पुलिस इन एक्शन पेट्रोल पंप पर मुबैना डकैती का मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। उधर औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल के वाक़े के बाद सीसीटीवी के जरिए वारदात की तफसीलात सामने आ गई हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने के लिए पुलिस इन एक्शन पेट्रोल पंप पर मुबैना डकैती का मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। में जुराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। दिन हो या रात शहरी गैर महफूज होने लगे। गुज़िश्ता रोज सरजानी टाउन होने वाली वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस के मुताबिक मुकदमा पंप के वाइस मैनेजर तस्लीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें डकैती की मुख्तलिफ दिफात शामिल हैं। मतन के मुताबिक लूटमार करने वाले मुलजिमान सड़क पर खड़ी मोबाइल में बैठकर 4K चौरंगी की जानिब रवाना हुए। उधर औरंगी टाउन में 35 लाख रुपए लूटने के दौरान शहरी के कत्ल की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसके मुताबिक कन्फेशनरी आइटम का डिस्ट्रीब्यूटर बैग में 35 लाख रुपए लेकर निकला, लेकिन बैग गाड़ी में रखने से कबल ही मसल्ला मुलजिमान पहुंचे। मुलजिमान ने रकम लूटने की कोशिश की तो कार सवार ने डाकुओं को रोनना चाहा, तहम डाकुओं की फायरिंग से राहगीर तारिक जान की बाजी हार गया। उधर शाह लतीफ के इलाके में पुलिस ने डकैती की कोशिश करने वाले डकैत को साथी समेत धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान टेली कम्युनिकेशन की दुकान पर लूटमार में मसरूफ थे। पुलिस ने मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार करके दुकान मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ। माड़ीपुर पुलिस ने 18 साला बिनिश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमा बिनिश अपने साथी वसात उर्फ दादा और छोटू के साथ वारदातें करती है। मुलजिमा बिनिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं, कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ। माड़ीपुर पुलिस ने 18 साला बिनिश को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। माड़ीपुर पुलिस ने 18 साला बिनिश को जो है गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा के कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बिनिश अपने साथी वसत उर्फ दादा और छोटू के साथ वारदातें करती है, जबकि मुलजिमा के दोनों साथी फरार हैं। मुलजिमा बिनिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ तौहीन अदालत केस की दरख्वास्त। जस्टिस शम्स महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। CCPO लाहौर को अदालती अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया गया, जबकि अदालत ने CCPO लाहौर के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। अदालत में DSP बर्की भी फरीक हैं। CCPO लाहौर उमर शेख के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस शम्स महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। CCPO लाहौर को अदालती अहकामात पर अमल करने का हुक्म। अदालत ने CCPO लाहौर के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी। दरखास्त में DSP बर्की भी फरीक हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां। सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन इंतखाबी सरगर्मियां सोशल मीडिया कैंपेन और उम्मीदवारों के साथ नहीं चलेंगे। तमाम महकमों के हेड्स अपने मुलाजमीन को तनबीह करें। खिलाफ वर्जी पर कंडक्ट रूल 1946 के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से तनबीह की गई है। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां। सरकारी मुलाजमीन को सियासी सरगर्मियों से दूर रहने का हुक्म। सरकारी मुलाजमीन इंतखाबी सरगर्मियां, सोशल मीडिया कैंपेन और उम्मीदवारों के साथ नहीं चलेंगे। तमाम महकमों के हेड्स अपने मुलाजमीन को तनबीह करें। खिलाफ वर्जी पर कंडक्ट रूल 1946 के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कराची के इलाके यूसुफ कोर्ट में वाक़ सरकारी स्कूल की हालत बदतर है। स्कूल में अब तक तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। जी अता।
होने वाले स्कूल जो हैं हुकूमत की जानिब से खोल दिए गए हैं। कुछ स्कूलों में तदरीसी अमल भी शुरू हो गया है, लेकिन जो सरकारी सतह पे जो स्कूल हैं वो कुछ इलाकों में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे अब तक जो है तदरीसी अमल शुरू नहीं हो सका। कहीं गंदगी, कहीं कीचड़, कहीं गलाजत के ढेर, जिसके बायस जो है वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। मैं इस वक्त यूसुफ गोट के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन असगर यहाँ पे स्कूल दिखाए, ये गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है। ये चारों तरफ से सीवेज के पानी में घिरा हुआ है, कचरे का अंबार भी लगा हुआ है। इससे यहाँ पे कचरे का अंबार और सीवेज के गंदे पानी की वजह से जो है इलाके में ताफुन भी फैल रहा है, लेकिन अब तक जो है इस स्कूल में जो है तदरीसी अमल शुरू नहीं किया गया। हुकूमती नुमाइंदे अब तक यहाँ पे नहीं आए, किसी ने जो है यहाँ की जो है सफाई सुथराई का इंतजाम नहीं किया। हालांकि इसके बिल्कुल सामने इसी स्कूल के लिए नई इमारत भी बनाई गई, जिसका इफ्तिताह वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने किया था। यहाँ के जो इस इमारत में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो ज़ेर तालीम है, उन बच्चों को इस नई इमारत में शिफ्ट करना था, ताहम वो भी अब तक जो है शिफ्ट नहीं किया गया। बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की तालीम का वैसे ही इतना नुकसान हो चुका है, और अब भी जब 6 माह बाद स्कूल खुले हैं तो उसके बाद भी अब भी जो है मुतादिद स्कूलों में जो है वो तदरीसी अमल जो है वो शुरू नहीं हो सका है। सिर्फ यही स्कूल नहीं है बल्कि शहर में दीगर और भी सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, सीवेज का निज़ाम धर्म भरम है, खस्ता हाली का शिकार है स्कूल, जिसके बायस जो है तदरीसी अमल शुरू नहीं हुआ है। जो वालिदैन हैं उनकी हुकूमत से यही अपील है कि इन स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया जाए, ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह होने से बचाया जा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया आता हुसैन। एक तरफ वफाक और सूबाई हुकूमत के शहर का माहौल साफ रखने और कुदरती मनाजिर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे, तो दूसरी तरफ साहिल समंदर का पुरसान हाल नहीं। लेजेंड्स क्रिकेटर वसीम अख्तर अहलिया के हमरा सैर सपाटे के लिए साहिल पर निकले तो सर पकड़ कर बैठ गए। पाकिस्तान के हर शहर और वहाँ मौजूद तफरी मकामात की अपनी अहमियत और खूबसूरती है। चाहे लाहौर की बादशाही मस्जिद हो या इस्लामाबाद का लेक व्यू पार्क, पेशावर का बाला हिसार किला हो या कराची का साहिल समंदर, शहरियों के लिए सुकून के कुछ लम्हात गुजारने के मकामात हैं। कराची के समंदर की बात आई, वहीं ज़हन में पुरसकून फिजा और पानी की ठंडक का एहसास होने लगता है। सैल की गीली रेत पर चलने से जो ज़हनी सुकून हासिल हो सकता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं। दुनिया भर में लोग सैल समंदर पर जाने को बेहतरीन और सेहतमंद सरगर्मी मानते हैं। सैल पर मौजूद हर चीज फितरत के करीब तरीन होने की वजह से ताजगी का एहसास दिलाती है। साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम को सी व्यू पर गंदगी के ढेरों ने मायूस कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पैगाम में वसीम अकरम ने कहा कि सैल समंदर पर मजा आएगा, लेकिन शनीरा अकरम को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की। आई थॉट के मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सी व्यू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। नहीं गल ते मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है। वसीम अकरम ने तो साहिल समंदर की हालत इज़ार पर पर्दा दिया। अब देखे कब इंतजामिया के कान पर जूं रेंगेगी, कब यहाँ से कचरे के अंबार उठाए जाएंगे, कब दोबारा सियाहों को खूबसूरत झलक नजर आएगी। कराची का साहिल समंदर भी गंदगी से महफूज ना रह सका। गंदगी के लगे ढेर ने इंतजामिया की गफलत और अवामी लापरवाही का पर्दा चाक कर दिया। मजीद बता रहे हैं अशरफ सोलंकी। जी अशरफ। जी देखें, इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ वसीम अकरम जो फास्ट बॉलर साबिका फास्ट बॉलर थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, वो अपनी अहलिया के साथ यहाँ पर वॉक करने आए थे। तो उसने निशानदेही की थी कि कराची के साहिल पर गंद कचरा जमा हो गया है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती इंतहाई ख़राब हो रही है और शहरियों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो उसके बाद जो DHA इंतज़ामिया है वो हरकत में आ गई है और इस वक्त सफाई तो शुरू की गई है, लेकिन जो सूरत हाल और जो गंद कचरा नज़र आ रहा है उसकी सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि कचरे का रंग जो है काला पड़ गया है। जबकि साहिल समंदर में जो DHA का जो सेवरेज लाइन है, उस सेवरेज लाइन का गंदा पानी भी इस साहिल समंदर में समंदर बुर्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ कचरा और गंदगी होती है बल्कि ताफुन भी फैलता है और उसी साफ पानी में, साहिल समंदर के पानी में ये गंदा पानी
بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو یہ جو سمندری جانور ہیں یا سمندری جو جیوت ہیں وہ بھی مر سکتے ہیں، جو جس کی وجہ سے شہریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور شہری یہاں پر خاص طور پر آتے ہیں یہاں پر تفریح کے لیے، اپنی فیملیز کے ساتھ گھومنے کے لیے آتے ہیں، تو اسی ساحل کا رخ کرتے ہیں اور وہ خیال نہیں کرتے جو پلاسٹک بیگز ہیں یا دیگر جو چیزوں کے ریفرز ہیں وہ یہاں پھینک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو ڈسٹ بن DHA کی جانب سے رکھے گئے ہیں یا گاربیج بیگز پڑے ہوئے ہیں اس میں ڈالنے کے بجائے وہ سمندر میں ہی پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچرا جمع ہوتے ہوتے ساحل کے پانی میں، سمندر کے پانی میں چلا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کل وسیم اکرم نے یہ نشاندہی کی تھی تاکہ اس کی صفائی ہو جائے اور شہریوں کو بھی پتہ لگے کہ اس ساحل پر گھومنے کے لیے جو آتے ہیں تو وہ کچرا گند نہ پھیلائیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ساحل سمندر جب لاک ڈاؤن کے دوران سیل کیا گیا تھا تو اتنا صاف ستھرا اور کرسٹل پانی بن گیا تھا اور صفائی اتنی زبردست ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا اور سمندر جانے کی اجازت دے دی تو شہریوں نے گند پھیلا دیا۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سلنگی، خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔